हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़िलहाल में ही जैक बोर्ड के द्वारा जो कक्षा 12 का SA1 एग्ज़ाम लिया गया है, जिसमें 40 प्रश्न पूछे गए थे। उन्हीं प्रश्नों को हल करने का ये पहला वीडियो क्लास है, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक को हल करेंगे। तो बिना देर किए हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको लेंगे एक 1 बाय 1, और ये आपको जो एग्ज़ाम दिए हुए हैं उसको चेक करने में कि कितना आपने अच्छा किया हुआ है उसको आंकने का भी काम करेगा, और नेक्स्ट एग्ज़ाम की भी तैयारी आप करेंगे SA2 के लिए और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि लेट A इक्वल टू 1 2 3, जो सेट ए में है उसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट्स दिए गए हैं, एंड लेट R इक्वल टू ये रिलेशन दिया गया है। देन कह रहा है कि R इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, कि तीनों है रिलेशन। अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है तो उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, जो ऑप्शन डी में है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, चौथा विकल्प। अ रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ़ इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ध्यान देने वाली ये बात है कि कोई भी जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव कब होगा, सिमेट्रिक कब होगा और ट्रांजिटिव कब होगा, उसकी क्या क्राइटेरिया है उस पर गौर करना होगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल ही प्रश्न दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशन रोस्टर फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए, ध्यान देने वाली ये बात है कि रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिविटी के लिए आपको क्या होता है कि इसके इस रिलेशन होने के लिए जो भी एलिमेंट सेट का है, ठीक है, मान लीजिए कि ए जो है ए में बिलोंग कर रहा है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने ए लिया जो कि सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, जैसा यहाँ सेट ए है। तो हमें ये देखना होता है कि ए कॉमा ए आर में होना चाहिए, आर में रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन बशर्ते ये होना चाहिए कि ये सारे ए के लिए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू सेट ए होना चाहिए। ये शर्त है कि कोई भी आर्बिट्रेरी ए के लिए हम ले करके चेक करते हैं कि जैसे मान लीजिए सेट के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि 1 2 और 3 तीन एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो 1,1 भी आर में होना चाहिए, 2,2 भी आर में होना चाहिए और 3,3 भी आर में होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि रिलेशन में हमारे पास 1,1 2,2 और 3,3 ये तीनों मौजूद हैं, इसलिए यह जो फंक्शन है वो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव ओके है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कोई भी प्रश्न आपके पास आए तो आपको बस ये देखना है कि सारे एलिमेंट्स के लिए ए कॉमा ए, अगर कोई ए एलिमेंट्स आपने मान लीजिए सपोज किया, तो ये सारे ए के लिए वो रिलेशन में होने चाहिए। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये फॉर ऑल ए की बात होती है, उसके लिए हम कोई भी एक एलिमेंट्स उठा करके चेक करते हैं और बारी बारी से आप चेक कर सकते हैं। तो 1,1 2,2 3,3 तीन ही एलिमेंट्स थे और तीनों के लिए हमारे पास रिलेशन में मौजूद हैं आपके पास ये पेयर, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। अब देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए देखिए क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी हमको मौजूद है तो बी कॉमा ए भी मौजूद होना चाहिए। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए सेकेंड रिलेशन जो हमारे पास है उसके लिए सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है, ठीक है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, सारे ए बी जो सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि हमारे सेट में जो एलिमेंट्स है वो 1 2 और 3 है। ठीक है, तो 1 2 3 के लिए ये हमें चेक करना होगा। मान लीजिए 1 2 3 में से हमने 1 और 2 को लिया, 1 और 2 को लिया, और ये अगर रिलेशन में है, ठीक है, जैसा कि लास्ट में हम देख पा रहे हैं कि 1,2 जो है रिलेशन में है। ठीक है,
तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि 2,1 भी रिलेशन में होना चाहिए। ये मस्ट है। ये सारे ऐसे ए बी के लिए सही होना चाहिए, तभी वो फंक्शन सिमेट्रिक हो पाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 1,2 इसमें 1,2 तो है, लेकिन 2,1 कहीं पे नहीं है। 1,3 है, देख रहे हैं, फिर 3,2 है और 1,2 है, लेकिन 1,2 के लिए 2,1 होना चाहिए, तो ये 2,1 नहीं है, इसलिए यह सिमेट्रिक नहीं है। अगर हम 1,3 को भी लेते 1,3 को भी लेते तो देख रहे हैं कि यहाँ 3,1 मौजूद नहीं है, इसलिए जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब यहीं पे आप अगर गौर करें ऑप्शन पे, तो नॉट सिमेट्रिक जो है वो एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन बी में है, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो आप यहीं से डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, नो प्रॉब्लम इसमें है, क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो जब सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा, और हमने चेक कर लिया कि रिफ्लेक्सिव भी है, तो ऐसा ऑप्शन बी है, तो यहीं से हम डिसाइड कर सकते हैं। ट्रांजिटिविटी भी हम चेक कर लेते हैं, तो तीसरा केस में ट्रांजिटिविटी को देख ले रहे हैं कि क्या हो रहा है इसमें। तो ट्रांजिटिविटी के लिए हमारे पास हम ये देखते हैं तीसरे रिलेशन का जो टाइप है, कि अगर हमारे पास ए कॉमा बी, ठीक है, और बी कॉमा सी अगर आर में है, तो ये इम्प्लाइज करता है कि ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए, ये शर्त है। और ये सारे ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी, ये सारे जो एलिमेंट्स लिए जाएंगे वो सेट के अंदर लिए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा एक इसमें हम देखते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 1,3 और 3,2 इसमें मौजूद है, 1,3 और 3,2 इसमें मौजूद है। तो इम्प्लाई ये करना चाहिए कि 1,2 3 को लैप्स कर दें बी को, तो 1,2 आर में होना चाहिए। और हम लोग देख रहे हैं कि 1,2 है वो आर में मौजूद है, इसलिए यह क्या है, ट्रांजिटिव भी है। ये ट्रांजिटिव भी जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, और ट्रांजिटिव है तो हमारे पास ये तीसरा रिलेशन भी हो गया। तो ऑप्शन सेकेंड में आप देखिए कहाँ ही जा रहा है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड नॉट सिमेट्रिक। तो ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न भी रिलेशन से आया हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो रिलेशन आर है वो सेट एन पर डिफाइंड है, दिया गया है। ये डिफिनीशन आर बराबर हमारे पास दिया गया है कि ए कॉमा बी लिए जा रहे हैं इसमें इस प्रकार से कि ए और बी का जो जोड़ है वह 5 आना चाहिए, और साथ ही शर्त है इसमें एक ठो और कि बी जो है 1 से बड़ा होना चाहिए। ये हमें दिया गया है इसमें। ठीक है, और यहाँ नेचुरल नंबर पर यह डिफाइंड है। तो नेचुरल नंबर यानी कि गिनती की संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की संख्या हमें लेनी है, यानी ऐसी दो संख्या हमें चाहिए जिसका जोड़ 5 होना चाहिए। तो ये आसानी से हम लोग जो है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड द्वारा भी इसके सॉल्यूशन बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप 2 का जोड़ 5 होना चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन 2 + 3 5 आ रहा है, 4 और 2 6 आ रहा है दूसरा ऑप्शन, जो कि गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन में 2 और 1 3 हो जाएगा, ये भी गलत है, 5 नहीं आ रहा है। चौथा ऑप्शन 5 और 0 को जोड़िएगा तो ये 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन में कोई एक सही होगा। लेकिन दूसरा शर्त इसमें दिया गया है कि जो बी होना चाहिए वह 1 से बड़ा होना चाहिए। तो भाई पहला जो भी रिलेशन है उसमें जो पेयर आ रहे हैं वो ए कॉमा बी आ रहे हैं। ठीक है, तो बी दूसरे जगह पे है, तो दूसरा जगह पे 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी में आप देखिए दूसरे जगह पे 0 मौजूद है, यहाँ पे 0 मौजूद है। ठीक है, और 0 मौजूद है तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हमको बी 1 से बड़ा चाहिए। तो बचा 1 और ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट है। यानी दूसरे प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, इसका जो सही ऑप्शन है वो ए है। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा पे चल रहे हैं।
तीसरे प्रश्न में कह रहा है एक फंक्शन डिफाइंड किया गया है एफ फ्रॉम -π/2 से π/2। ठीक है, ये डोमेन दिया जा रहा है और रेंज जो है या कोडोमेन जिसको हम कहें -1 से 1 पर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है दिया गया कि एफ एक्स बराबर है साइन एक्स, ये ठीक है। तो इन जनरल जो साइन एक्स का डोमेन होता है वो पूरा रियल नंबर आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है, डोमेन रेंज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पूछा जा रहा है कि यह फंक्शन कैसा है। फंक्शन हम लोग जानते हैं कि 1 1 फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन होता है, और अगर 1 1 और ऑन टू दोनों होता है तो उसे हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यह जो फंक्शन है इसमें आप देखिए कि जो पूरा रियल नंबर डोमेन था उसको बाउंड करके उसको केवल लाया गया है -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए कि इन जनरल जो साइन एक्स फंक्शन होता है, ये साइन एक्स, वह साइन एक्स फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता, अर्थात 1 1 ऑन टू नहीं होता है। लेकिन जब उसके डोमेन को पूरे रियल नंबर पर ये बाइजेक्टिव नहीं है, 1 1 ऑन टू नहीं होता, लेकिन जब इसके डोमेन को हम बाउंड कर देंगे -π/2 से π/2 तक के बीच में, तो यहाँ हमें यूनिक फंक्शन वैल्यू मिलेगा। यूनिक वैल्यू मिलने से ये होगा कि जो फंक्शन है वो 1 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस केस में ये फंक्शन जो होता है डोमेन बाउंड करने के कारण ये 1 1 और ऑन टू हो जाता है। ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, यानी ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इसका जो सही विकल्प है वो ऑप्शन ए है, तीसरे प्रश्न का 1 1 ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, अगर यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर यहाँ पूरा रियल लाइन दिया होता, पूरा आर से दिया रहता, ठीक है, डोमेन अगर रियल नंबर रहता तो ये 1 1 ऑन टू नहीं होता। ठीक है, ये अगला प्रश्न पे चलते हैं। जो है एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करने का चूँकि टाइम नहीं रहता, क्योंकि जो है यहाँ वीडियो फिर लंबा हो जाता है और कुछ प्रॉब्लम्स उसमें आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है, इसमें जो हमें है वो डोमेन फाइंड करना है। जो फंक्शन दिया गया है उसका डोमेन निकालना है। ठीक है, ये फंक्शन जो दिख रहा है हमको, ये फंक्शन में गौर करिए आप, तो ये स्क्वायर रूट दिया गया है यहाँ जो फंक्शन है। ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एफ एक्स बराबर दिया गया है √9 - x²। ठीक है, और यहाँ डोमेन और रेंज की बात, हमें डोमेन पूछा गया है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ गौर करने वाली ये बात है कि रूट के अंदर ये जो स्क्वायर रूट दिया हुआ है, ये रूट के अंदर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए। रियल जो नंबर सिस्टम है, क्योंकि यहाँ जो भी फंक्शन दिया गया है इसको हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन मान करके चलेंगे। ठीक है, यानी इसका डोमेन और रेंज जो है वो जो है या तो रियल नंबर पर डिफाइंड है या उसके किसी सबसेट पर डिफाइंड है, यानी रियल वैल्यूड फंक्शंस है। तो उस केस में स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन होने चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर वो निगेटिव हो जाएगा तो वो इमेजिनरी हो जाएगा और फिर रियल नहीं रह पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इसके डोमेन के लिए निकालने के लिए ये शर्त हम अप्लाई करेंगे कि जो इसका स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि जो 9 - x² है वह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो अगर इसी को हम दूसरे फॉर्म में लिखें तो x² - 9 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप चाहें तो आप देखिए ये भी कर सकते हैं कि x² लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, और x² या mod x² अब हम अगर लिखें कि अगर पॉजिटिव वैल्यू है वो तो उस केस में ये mod के फॉर्म में अगर चेंज कर लें तो कोई खास उसमें भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, और नहीं तो फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि इसका फैक्टराइजेशन करके। एक मेथड जो हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं वह है फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, और नहीं तो ये फिर इससे आप ले लेंगे तो यहाँ से x बिलोंग्स जो आ जाएगा वह जो है -3 से 3 में आएगा, -3 से 3 के अंतर्गत आएगा। फैक्टराइजेशन करिएगा तो x - 3 और x + 3
लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ दो का प्रोडक्ट निगेटिव है, इसका मतलब कि दो में से कोई एक निगेटिव है। ठीक है ना, तो यहाँ से जब आप निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि दो का प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब यह है, पहला केस बनेगा कि x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 है और x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। क्योंकि दो चीज़ का प्रोडक्ट निगेटिव कब आएगा, ठीक है, जब उसमें से कोई एक निगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो। क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, और अगर दोनों निगेटिव हैं तो भी प्रोडक्ट उनका पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे ये बनेगा कि दोनों में से कोई एक निगेटिव होगा, कोई पॉजिटिव होगा। ये केस 1 हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो इस केस में क्या हमारे पास आया जाएगा कि यहाँ से x लेस देन इक्वल टू 3 और यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो x देख रहे हैं हम यहाँ पे, इसी को हम अरेंज कर लें। तो x जो है -3 से बड़ा है, x जो है -3 से बड़ा है और +3 से छोटा है। तो ये निकल के आ रहा है। उसी तरह से आप दूसरा केस भी लेंगे तो उस केस में भी यही मिलेगा कि जो x की वैल्यू है वो -3 और 3 के बीच में लाइज कर रहा है। यानी ये जो पहला ऑप्शन है इस प्रश्न का जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, -3 से 3 में। ये ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, यहाँ फंक्शन f दिया गया है और g दिया गया है, यहाँ GOF निकालना है, यानी कंपोजिशन ऑफ g एंड f, दो फंक्शन का कंपोजिशन। तो देखिए यहाँ पे जो है ये जो कंपोजिशन फंक्शन होता है GOF, ठीक है, वो किस तरह से डिफाइंड होता है, तो GOF ऑफ x इक्वल टू g ऑफ fx होता है, g ऑफ fx। ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस है। ठीक है, तो यहाँ हमें यही निकालना है क्योंकि हर x के लिए हमें देखना होगा। ठीक है, तो जो यहाँ f है ये हमको देखना होगा कि f जो है यहाँ पे जो ये दिया गया है हमारे पास, इसमें पहला जो f1 है या जो टपल के रूप में दिया गया है 1,2 पेयर के रूप में। तो ये देखिए f के अंतर्गत जो 1,2 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि f1 का मान 2 है फंक्शन के रूप में, अगर इसको देखें तो। ठीक है, तो हम यहाँ से देखेंगे g f1 के लिए अगर देखें तो fx 1 कहाँ पे जा रहा है, 2 पे। ठीक है, यहाँ 1 अगर पुट करें तो f1 एक एलिमेंट के लिए देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो f1 का मान कितना आएगा, 2 आएगा। अब ये g2 को देखें तो g2 कहाँ पे जा रहा है, तो 3 पे, तो इसका मान हो जाएगा 3। ठीक है, यानी अब 1 जो 2 पे जा रहा था वो 1 किससे रिलेट होगा, 3 से। तो यानी GOF में आएगा 1,3, पहला एलिमेंट जो आएगा वह आएगा 1,3। ठीक है, अब अगर फंक्शन पे गौर करें तो ऐसे ही है, बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं कि 1 2 पे गया और 2 3 पे गया, इसलिए 1 जो है वो 3 पे जाएगा, पहला टपल। दूसरा फिर देखेंगे यहाँ 3 5 पे गया तो 5 1 पे गया, तो 3 कहाँ जाएगा, 1 पे। जो दूसरा वाला है 5 5 वह रुक जाएगा, तो 3,1, ये दूसरा टपल हो जाएगा 3,1। फिर अगला देखेंगे तो 4 गया 1 पे। ठीक है, क्योंकि f को पहले लेना है, यहाँ ध्यान दीजिए GOF जरूर लिखा हुआ है लेकिन fx पहले आएगा फिर g उस पर ऑपरेट करेगा। तो 5 4 1 पे गया और 1 3 पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे 4 कहाँ जाएगा, 3 पे, 4 जाएगा 3 पे। तो ये 3 टपल आ रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, 1 3 3 1 4 3। ये हम लोग देख रहे हैं कि ये किस ऑप्शन में है, 1 3 3 1 और 4 3, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ऑप्शन बी करेक्ट है। ये कंपोजिशन ऐसे आपको निकालने के लिए ध्यान ये रखना होगा कि बस पहला का इमेज देखिए और फिर देखिए कि वो दूसरे फंक्शन में वो किस, उसका इमेज क्या है। ठीक है, और पहला और तीसरा को आप कॉमा लगा के पेयर बना लीजिए, आपका ये बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये GOF निकालना है तो पहले fx ऑपरेट करेगा,
तब फिर जी ऑपरेट करेगा। अगर यही एफ ओ जी रहता है तो जी पहले ऑपरेट करेगा, यानी जी को आप पहले देखेंगे उसके बाद एफ को देखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 पूछ रहा है। प्रिंसिपल वैल्यू, इसके लिए देखिए एक तो हमने यहाँ आपको चार्ट लगा दिया हुआ है। ये सारे जो भी फंक्शन है इन्वर्स फंक्शन, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, आप देख रहे हैं उनका डोमेन लिखा हुआ है और उनका रेंज लिखा हुआ है जो प्रिंसिपल वैल्यू का है। प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच उसको हम लोग कहते हैं, ब्रांच वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप गौर करिए कि हमें पूछा है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, 1/√2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? साइन इनवर्स 1/√2 ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको थीटा मान लीजिए, थीटा मान लीजिएगा तो साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर 1/√2। और हम ये जानते हैं, ठीक है, कि ये 1/√2 कितने का मान होता है? तो π/4 का, साइन π/4 का मान होता है, यानी साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो ये दिया रहा है साइन ए बराबर साइन बी अगर है तो ए बराबर बी, यानी अगर साइन एंगल का इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा, यानी थीटा का जो मान होगा वो π/4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू आ रहा है वो π/4 आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आपको ये देखना होगा कि वो वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच ही होना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ इस चार्ट में देख रहे होंगे कि साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 है और रेंज जो उसका है प्रिंसिपल वैल्यू जो होना चाहिए वो -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए। तो π/4 45 डिग्री ऑलरेडी लाइज कर रहा है उसके बीच में, इसलिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा π/4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट है, कुछ गलती हमारे समझ से है। वह क्या है कि यहाँ साइन इनवर्स 1/√2 दिया हुआ था जो आप यहाँ देख रहे होंगे। तो ऐसा अगर 1/√2 रहेगा तो इसका उत्तर नहीं आ पा रहा है कोई विकल्प। तो अगर रूट हटा करके अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास हो जाएगा इस प्रकार से 2 सेक इनवर्स 2 और प्लस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2। साइन इनवर्स 1/2। अब इसको हम देखें तो क्या होने वाला है कि सेक इनवर्स 2 है, तो सेक इनवर्स 2 कितने का मान होता है ये देखना होगा आपको। तो सेक इनवर्स हमारे पास जो मान है रहा है 2 का, कॉस का उल्टा है ये आ जाएगा हमारे पास π/3। ठीक है, कॉस 60 का मान जो होता है वो 1/2 होता है। ठीक है ना, और तो वही मान किस पे जाएगा, उसी को रिवर्स कर देंगे तो सेक का आ जाएगा, तो ये π/3 आ जाएगा। ठीक है, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने हल किया वैसे भी आप इसको निकाल सकते हैं। सेक इनवर्स जो भी दे रहा है 2 उसको मान लीजिए थीटा, और यहाँ से आप सेक को उधर भेज दीजिए तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 2 और सेक थीटा बराबर 2, यानी कॉस थीटा बराबर 1/2 और कॉस 1/2 कब आता है जब π/3 होता है, तो ये आ जाएगा π/3। ठीक है, और साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू अभी जस्ट पहले वाला में हम लोगों ने निकाला था कि अगर 1/2 लेकर के इसको हम लोग 1/√2 के लिए π/4 आया था, तो 1/2 का कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा π/6। साइन जो है 30 का मान जो होता है वो 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा π/6। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो एलसीएम ले लेते हैं, ये 6 हो गया, 3 2 जा 6 तो 2 2 जा 4 पाई हो जाएगा और प्लस पाई ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जा रहा है 5 π/6। ये कब आ रहा है, जब
यहाँ पे रूट नहीं हो, यहाँ पे रूट नहीं हो, तब हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, 5π/6। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए वो 5π/6 ऑप्शन बी। ठीक है, और इस प्रश्न में थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है कि 1/√2 जो लिखा हुआ है उसको 1/2 लेकर के हम सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 8 पे चल रहे हैं। यहाँ निकालना है ये जो दूसरा चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, उससे ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर जो 8, 9 है ये दोनों तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 को पहले ले रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि cos इन्वर्स -√3/2 + π/6 दिया हुआ है। तो आप ये गौर करें कि जो ये cos इन्वर्स -θ अगर दिया हुआ है, ठीक है, ये cos इन्वर्स -x है तो वह पाई माइनस हो जाता है, पाई माइनस cos इन्वर्स हम इसको लिख सकते हैं। cos इन्वर्स जो -√3/2 लिखल है इसको लिख सकते हैं पाई माइनस cos इन्वर्स √3/2, √3/2। ठीक है, और प्लस है π/6। ये चीज़ हमारे पास दिया गया है। अब गौर करिए यहाँ पे कि ये जो पाई है और माइनस √3/2 कितने का मान होगा, तो √3/2 जो मान होगा वह π/6 का मान होगा। cos 30 डिग्री जो होगा उसका मान हो जाएगा √3/2। तो यहाँ से आ जाएगा ये π/6 और प्लस कितना है π/6। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, π/6 और π/6। तो हमारे पास आएगा क्या, cos पाई आ जाएगा और cos पाई का वैल्यू होता है -1। तो इसलिए इस प्रश्न का जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका सही उत्तर होगा -1। ये ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है, -1। क्वेश्चन नंबर 9 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि ये वैल्यू ऑफ साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, इसको भी ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूल से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि अभी हमने कहा कि भाई अगर हमारे पास क्या है कि cos इन्वर्स, ध्यान दीजिए cos इन्वर्स -θ है तो ये पाई माइनस cos इन्वर्स थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये लेकिन अगर साइन इन्वर्स -θ है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, इसको माइनस साइन इन्वर्स थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी का हम चूँकि ये माइनस बाहर भीतर है तो उस माइनस को बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल जब हम यहाँ पे करेंगे तो क्या होने वाला है उसको देख लेते हैं। ये साइन है यहाँ पे, तो साइन π/3 माइनस, तो जो माइनस बाहर भीतर था उसको बाहर निकाल दें तो ये प्लस हो जाएगा और हो जाएगा साइन इन्वर्स 1/2। ठीक है, तो साइन इन्वर्स 1/2 का वैल्यू कितना होगा ये देख लेते हैं। तो साइन π/3, ठीक है, और साइन इन्वर्स 1/2 ये वैल्यू दे रहा है कितने का, तो 1/2 हो जाएगा साइन 30 डिग्री का, यानी यहाँ से ये आ जाएगा π/6। ठीक है, और ये π/3 है, दोनों को ऐड जब हम करेंगे, ठीक है, तो ये π/2 हो जाएगा। एक्चुअली में ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। ठीक है, साइन 90 डिग्री लिखें या π/2 लिखें, क्योंकि ये रेडियन फॉर्म में है तो साइन π/2 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो ऑप्शन बी है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जा रहा था कॉस इन्वर्स एक्स का। तो ये आप जो यहाँ टेबल लगाए हैं उसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये कॉसेक इन्वर्स एक्स यहाँ है Q4 नंबर पे। यहाँ इसका डोमेन है आर रियल नंबर में से ये -1, 1 घटाया गया है, और जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू है वह है -π/2
से π/2 क्लोज इंटरवल है और उसमें से ये जीरो हटाया गया है, जीरो को हटाया गया है। क्यों जीरो को हटा दिया गया? क्योंकि ये हम जानते हैं कि ये साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो जो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि वो वैल्यू जिस पे साइन जीरो हो जाए, ठीक है, तो वो उसके से निकालना होगा, तो वो उसी को निकाल दिया गया है यहाँ पे जीरो को, ठीक है। तो ये इसका जो ये टेबल दिया गया है, ये आप इसको ध्यान में अगर रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सारे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है वो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें अब डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स जो चैप्टर 3 और 4 है उससे कुछ प्रश्न आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे डिटर्मिनेंट है हमारे पास कि कॉस 70 साइन 20 साइन 70 और कॉस 20 डिग्री ये दिया गया है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कॉस 70 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, बीच में माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करिए अब, ठीक है। तो ये साइन 70 इंटू हो जाएगा हमारे पास साइन 20 डिग्री, ठीक है। तो आप ये देख रहे होंगे ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए प्लस बी का, ठीक है। तो कॉस 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री π/2 की जो वैल्यू होती है कॉस π/2 वह कितना हो जाता है, जीरो। कॉस जो ऑड मल्टीपल होता है π/2 का, उस पर ये जीरो वैल्यू देता है, और ऐसे भी कॉस 90 जो है जीरो है। तो इसका जो सही विकल्प है वो ऑप्शन बी है, जीरो। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमारे पास पूछा जा रहा है ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ये जानते हैं कि जो ए और ए इनवर्स होता है इसका प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है, ठीक है। यहाँ से अगर हम दोनों को का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए करें तो क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इधर डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा, तो 1 होगा, ठीक है। और ये जो है डिटर्मिनेंट दोनों पे बढ़ जाएगा, तो यहाँ से हम पाते ये हैं कि ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होगा। तो ये जो ए का डिटर्मिनेंट होगा उसको हम दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दें तो ये 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। यानी ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर सकते हैं। तो हमें ए का डिटर्मिनेंट यहाँ ए इनवर्स का निकालना है, ए दिया हुआ है। तो जो ए मैट्रिक्स है वह मैट्रिक्स हमारे पास है ए में -2 3 1 1। तो इसका जब हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये क्या दे रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू 1 इसका, तो ये -2, और 3 इंटू 1 करेंगे तो -3, ठीक है। इसको ऐड कर लें तो ये हो जा रहा है -5, ठीक है। इसलिए अब हमारे पास ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 1/ए का डिटर्मिनेंट, तो 1/-5, ठीक है, या -1/5, ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन है सी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन, -1/5। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ के। तो देखिए यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर्स हैं तो उनसे बनने वाले जो ट्रायंगल होगा वह उसका जो एरिया होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में
जो एरिया दिया जाता है वो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। 2 पॉइंट्स अगर x1 y1 और x2 y2 अगर हमारे पास दिए गए हैं, और तीसरा पॉइंट है x3 y3, तो इससे बनने वाले ट्रायंगल का जो एरिया होता है वह होता है x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ये एरिया होता है उस ट्रायंगल का। तो इसी को हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं और जो एरिया होगा उसको हम लोग 0 लेके चलेंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। यहाँ हमारे पास है 3 -2 1, फिर है k 2 1 और लास्ट है 8 8, तो 8 8 1 ये। और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा? 0, क्योंकि ये एरिया दे रहा है ट्रायंगल का। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को तो हमें k का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ से आ गया ये 3 इंटू, इसको हम लोग क्रमशः ले लेते हैं 3 - 2, ठीक है, और 1 ये सारे को। तो यहाँ से कितना आ रहा है? 3 इंटू ये, इसको इस रो को और इस कॉलम को हटा दीजिए, तो 2 इंटू 1 2 और 8 इंटू 1 8, तो 2 - 8 हो जाएगा, 2 - 8, फिर -2, तो ये +2 हो जाएगा, इंटू इस रो को अब हटाएंगे और कॉलम को, इसको, ठीक है, तो ये k इंटू 1 k और 8 इंटू 1 8, तो k - 8। इसी प्रकार से फिर तीसरा लेंगे तो +1 टाइम्स ये तीसरा को रो कॉलम में हटा दीजिए, तो 8k - 16, 8k - 16 बराबर 0। हल कर लेते हैं इसको, तो 2 - 8 हो गया कितना? -6, ठीक है, और ये 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो -18 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई इसको कर दें तो 2k - 16 और लास्ट 8k - 16 बराबर 0। ठीक है, अब ये देख रहे हैं आप कि 2k और 8k जोड़ करके ये 10k हो जा रहा है, और ये 18 16 16 32 और 18 50, दूसरी ट्रांसफ़र कर दें तो 50 हो जाएगा। ठीक है, और ये k बराबर 5 आ जाएगा, डिवाइड कर दीजिए, k बराबर 5। तो इसका जो सही उत्तर आ रहा है इस प्रश्न का, ठीक है, वह आ रहा है 5, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। आपको ये ध्यान रखना है कि कोलिनियरिटी के लिए जो बनने वाले ट्रायंगल का एरिया होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ये डिटर्मिनेंट दिया गया था, इसकी वैल्यू निकालना था। तो इसके वैल्यू के लिए देखिए हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व करके यहाँ पे डाल दिया हुआ है जिससे टाइम का बचत हो। तो इसका डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आ रहा है वो 4ABC आ रहा है, 4ABC आ रहा है, यानी जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। इसमें जो रो कॉलम का ऑपरेशन होता है उसको आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से, तो आप इसको आसानी से निकाल पाएंगे। अन्यथा फिर आप जो डिटर्मिनेंट जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में इसमें जैसे निकाला गया वैसे भी निकालेंगे तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो यहाँ पे रो कॉलम का ऑपरेशन, रो ऑपरेशन हमने अप्लाई किया हुआ है, आप ये देख रहे होंगे 2 रो ऑपरेशन जिस पे जब अप्लाई हो रहा है तो ये सॉल्व हो करके रेड्यूस हो जा रहा है और ये दे रहा है आपको 4ABC। आप इसको देख करके आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ जाएंगे। क्योंकि ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम आज 20 क्वेश्चन को क्लियर कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है, 4ABC आएगा। इसका सॉल्यूशन आप ये देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, ये सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बस ये मैट्रिक्स को इक्वल दिया गया है, एक
लेफ्ट हैंड साइड में भी दो मैट्रिक्स का जो सम है और राइट साइड में एक मैट्रिक्स दिया गया है, दोनों इक्वल हैं। तो दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होते हैं जब उनके कोरस्पोंडिंग जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हों। ठीक है, तो LHS पार्ट्स को इसको और सॉल्व आप कर सकते हैं। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और ऐड कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है, पहला मैट्रिक्स, वो 2 तिहाई 6 और 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। फिर 2 चौके 8 और प्लस वाई हो जाएगा, 8 प्लस वाई। फिर 2 पचे 10, जीरो को ऐड करिएगा तो ये 10 ही हो जाएगा। फिर 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। और राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया है 7, 10, 0, 5। तो आप देख रहे हैं कि ये पहला जो कॉलम का एंट्री है वो दोनों में इक्वल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरा जो कॉलम है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो 8 प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y बराबर -8 ये आ जाएगा। और अगेन वैसी प्रकार से 2x प्लस 1 बराबर 5। तो x बराबर कितना, 1 घटा दीजिए 4, 2 से भाग दे दीजिए तो x बराबर 2, x बराबर 2। तो x बराबर 2 और y बराबर -8, ये ऑप्शन बी, x बराबर 2, y बराबर -8, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी करेक्ट है। 16 प्रश्न जो दिया गया है ये रिवर्सल रूल है, इसको आपको याद रखना होगा। ए बी का जो इन्वर्स होता है वह बी इन्वर्स इनटू ए इन्वर्स होता है। तो ये ऑप्शन बी है जो सही है, जो डायरेक्ट दे रहा है, ये रूल है, इसको आपको याद रखना होगा। ए बी, इसको रिवर्सल रूल भी हम लोग कहते हैं। ए बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें एडजॉइंट पूछा गया है, ये भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिए इसका जब एडजॉइंट निकालना रहे तो मेथड है उससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स जैसा ये आप देख रहे हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स को अगर आपको निकालना है तो आप सिंपल सा इसको काम कर सकते हैं कि ये जो डायगोनल एंट्री है, ये जो हमारे पास डायगोनल एंट्री है, इसको चेंज कर दीजिए, यानी डी को यहाँ ले आइए, ए को यहाँ ले आइए। ठीक है, ये जो क्रॉस में आप एलिमेंट्स देख रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर इस डायरेक्शन में, इसको आप चेंज कर दीजिए तो डी पहले स्थान पे चला जाएगा और ये चौथा जो है A22 जिसको हम लोग कहेंगे, ठीक है, तो वो उस पर ले आइए पहले को, A11 वाले को, तो डी ए हो गया। और ये जो बी और सी है इसका साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए तो ये डी माइनस बी हो जाएगा और माइनस सी और ए, जो कि ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो ये ऑप्शन सी, 17 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। ये आप किसी भी मैट्रिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि जो ये डायगोनल एलिमेंट दिया गया है इसको इंटरचेंज कर दीजिए और जो एलिमेंट्स यहाँ और यहाँ दिया गया है उसका साइन चेंज कर दीजिए, इसका साइन चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके एक क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है। इसमें कह रहा है कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और ऑर्डर इसका दिया गया है, एलिमेंट नहीं दिया गया है। जो मैट्रिक्स ए हमारे पास है उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 का, ठीक है, और जो डिटर्मिनेंट दिया गया है ए का वो दिया गया है 5। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए एक हमारे पास ऐसे भी आप जानते हैं कि ए इन्वर्स जो होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, ठीक है, ये होता है। तो इसी फॉर्मूला से भी आप चाहें तो इसके लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर दें तो हमें मिलेगा कि एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए इन्वर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये प्राप्त हो रहा है। अब क्या आप कर सकते हैं कि दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लें, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ये डिटर्मिनेंट दोनों पे अप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये ए इन्वर्स
इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो देखिए ये जो डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट तो एक रियल वैल्यू देगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये मैट्रिक्स है नंबर्स का तो यहाँ पे ये ए इन्वर्स चूँकि 3x3 का ही मैट्रिक्स होगा, ठीक है, तो उसके हर एक एलिमेंट से ये मल्टीप्लाई होगा और 3x3 का है, ठीक है। अगर इस पे अप्लाई करें तो वैसे अगर n आर्डर का अगर ये होगा, ठीक है ना, तो ये n टाइम्स बाहर निकलेगा, n टाइम्स बाहर निकलेगा। आप इस बात पे गौर करेंगे कि अगर यह ए का आर्डर अगर हम n मान के चलें, ठीक है, इन जनरल, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा कि ये जो है ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n, जितना आर्डर होगा उतना बाहर निकलेगा और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स। ये ध्यान देने का है कि इसको हम लोग लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n, क्योंकि उतना बाहर निकलेगा, और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स, ठीक है। तो ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन में देखा। इस क्वेश्चन में एक तो निकाल रहे थे जो कि जो इसका निकल करके आएगा ए इन्वर्स, ठीक है, वह क्या निकल के आएगा, उसका डिटर्मिनेंट 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n और बटा में क्या होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइड करेंगे तो एक कम हो जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-1। तो यहाँ जो एडजॉइंट ऑफ ए हमको निकालना है उसका डिटर्मिनेंट, यहाँ आर्डर दिया हुआ है 3, ठीक है, तो इसलिए इसका जो इस प्रश्न पे अगर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर 3-1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। और इस प्रश्न में आप देखिए कि इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो दिया गया है हमारे पास वो दिया गया है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। केवल जो है सो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 5 का स्क्वायर, तो इस प्रश्न में ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। आप इस रूल को याद कर सकते हैं कि जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-1 होगा, n-1, ठीक है। यहाँ n क्या है, तो n जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑर्डर चूँकि 3 था और डिटर्मिनेंट 5 था, तो 3 में से 1 घटा दिए तो 2 हो गया, यानी 5 का स्क्वायर 25, सीधा सा बात है। अगर इस आप तथ्य को अप्लाई करेंगे तो इसका उत्तर आपको सेकेंडों में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो सही विकल्प आ रहा है वह ऑप्शन हमारे पास आ रहा है सही, वह है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी करेक्ट है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ एफ एक्स दिया गया है मोड x-1, कह रहा है कि ये कंटिन्यूस है x बराबर 1 पर, कि कंटिन्यूस है सारे रियल नंबर के लिए, कि नॉट डिफरेंशिएबल है एट x बराबर 1, या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। यह ध्यान देने वाला है कि जो मॉडुलस फंक्शन है, मॉड फंक्शन है, जैसे मॉड एक्स की बात हम करें तो जो मॉड एक्स है ये कंटिन्यूस है, ठीक है, कंटिन्यूस है, माने हर जगह कंटिन्यूस है, लेकिन यह जो है वह डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि शार्प बेंड जिस पॉइंट पे होता है वहाँ पे डिफरेंशिबिलिटी नहीं होती है। तो मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से जाता है यहाँ से ओरिजिन से, क्योंकि इस मॉड एक्स में हम लोग देखते हैं ये कुछ इस प्रकार से जाता है, ठीक है, क्योंकि 0 पे 0 दे वैल्यू देता है। मॉड एक्स डिफाइंड कैसे होता है, तो ये प्लस एक्स देता है कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है
और माइनस एक्स वैल्यू देता है जब एक्स लेस देन 0 है, निगेटिव पे माइनस एक्स, ठीक है, ये देता है। तो इस तरह से ये आप देख रहे होंगे कि ये एक्स अक्ष है और वाई अक्ष में पॉजिटिव वैल्यू ही हमको मिल रहा है, निगेटिव नहीं मिल रहा है। तो मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, लेकिन इस यहाँ जीरो जो पॉइंट है वो जीरो पॉइंट पे शार्प बेंड है। तो जहाँ पे फंक्शन बेंड करेगा इस पॉइंट पे ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ बात करें, यहाँ चूंकि दिया हुआ है मॉड x माइनस 1, तो x माइनस 1 चूँकि दिया हुआ है, तो इस केस में होगा क्या कि इस केस में इसका जो ग्राफ है जो अभी हम लोगों ने यहाँ ड्रॉ किया था वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। वो ग्राफ 0 से होकर नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ मान लीजिए 0 1 2 इस तरह से है, तो ये 1 से होकर जाएगा, यानी बेंड जो होगा वो 1 पर होगा इस पॉइंट पे। तो यहाँ ये फंक्शन जो होगा वो नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1 होगा, जहाँ पे बेंड करेगा वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टेंजेंट हमको नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये इसका जो सही विकल्प है वो विकल्प सी है कि नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच मेक्स फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 0। यहाँ हमें ये के की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए जो दिया गया फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो जाए। तो ध्यान देने वाली ये बात है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, तो कोई फंक्शन जो है एफ एक्स वह एक्स टेंडिंग टू ए, ठीक है, एक्स बराबर ए पे वो कंटिन्यूस होगा एट एक्स बराबर ए, एक्स बराबर ए पे वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा यदि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स बराबर एफ ए हो, यानी उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, ये है लिमिट वैल्यू और ये है फंक्शन वैल्यू, ये है फंक्शन वैल्यू, तो दोनों बराबर होना चाहिए। फंक्शन वैल्यू और लिमिट वैल्यू दोनों अगर बराबर है तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, इम्प्लाइज करेगा कंटिन्यूस, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है 0 पर, तो भाई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है 0 पे तो क्या होगा, क्वेश्चन अप्लाई करेगा हमारे पास कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वह f0 के बराबर होगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि x एट एक्स बराबर 0 जो एफ एक्स है वो k है, एफ एक्स जो है वो k है, ठीक है। तो f0 का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा k, यानी लिमिट की जो वैल्यू आएगी वो k आएगी। तब देख रहे हैं लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है जब x टेंड्स कर रहा है 0 की ओर, ठीक है। तो यहाँ से गौर करते हैं कि फंक्शन का जो हमारे पास दिया गया है वो दिया गया है x इंटू साइन 1/x, ठीक है, x इंटू साइन 1/x। तो यहाँ से ये चेंज हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू साइन 1/x बराबर k, क्योंकि इसकी वैल्यू k आ रही है, ठीक है। अब यहाँ x भी एक फंक्शन है, साइन 1/x भी फंक्शन है, तो लिमिट दोनों पर भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसे बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। और नहीं तो एक फॉर्मूला है साइन x/x का, उससे भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इस तरह के कुछ लिमिट निकालने के लिए एल हॉस्पिटल रूल्स भी हम लोग सिंपली इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये केवल अगर हम लिमिट दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x पर जब लिमिट की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और 0 इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 1/x होगा बराबर k। अब ध्यान यहाँ देने वाली ये बात है कि यहाँ कुछ भी रहे, ये 0 इंटू कुछ भी रहे ये 0 देगा, 0 इंटू कुछ भी रहे ये 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर k, यानी जो k की वैल्यू आ रही है वह 0 आ रहा है, k की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि इस लिमिट की जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। और कंटिन्यूस होने के लिए मैंने आपसे ये कहा कि अगर 0 पे कंटिन्यूस चेक करना है तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों बराबर होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो k का जो यहाँ मान आ रहा है वो
जीरो आ रहा है। ठीक है, इसी को जो है सो एक ये भी फॉर्मूला यहाँ पे हम चाहते तो ये अप्लाई कर सकते थे कि कुछ इस तरह से इसको बना करके ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x, जो कि x जीरो पे टेंड कर रहा है तो 1/x इन्फिनिटी पे चेंज करेगा, और साइन 1/x बटा में 1/x, उसी फंक्शन को हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू, इस तरह की जो फंक्शन होती है उसकी वैल्यू हो जाती है जीरो। ये ध्यान रखना है, इस पे यह सूत्र अप्लाई हो सकता है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन x/x, ये देता है जीरो, ये वैल्यू देता है जीरो। ठीक है, और अगर लिमिट हमारे पास है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, अगर है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन x/x है तो ये वन देता है। ये दो लिमिट साइन के फॉर्म में है। यहाँ जीरो देगा तो वन होगा, लेकिन अगर इन्फिनिटी देगा तो वो जीरो वैल्यू होता है, तो उससे भी जो है ये जीरो आएगा। तो के का जो मान यहाँ पे आ रहा है इस प्रश्न में वो जीरो आएगा। तो इसका जो सही विकल्प है, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी नहीं, यहाँ पे जो आ रहा है वो जीरो आ रहा है के का मान, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जीरो। ऑप्शन 20 का जो सही ऑप्शन है वो जीरो है, डी ऑप्शन सही है इसका। तो थैंक्स, आज इतना ही करते हैं।